हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कार्ट में आपका स्वागत है। हम अपने इतिहास की पहली बुक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 इसका फर्स्ट चैप्टर ईंटें, मनके और अस्थियां इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इसमें हम मुख्यतः अपने 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के कालक्रम की बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने जो इस चैप्टर है इसकी कुछ आज की वीडियो में इसकी कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे और इसे हम पिछले चैप्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम अपने बुक के अनुसार चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में देख चुका है या पिछला चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा और हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब जब हड़प्पा सभ्यता का 1900 ईसा पूर्व में पतन होने लगा उसके बाद 1800 ईसा पूर्व और 1700 ईसा पूर्व और 1600 ईसा पूर्व इन 3 सालों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता भी रही, ये हम जानते हैं। इसके बाद धीरे धीरे वह समाप्त हो गई और इन 3 सालों में विभिन्न परिवर्तन हुए और 1600 ईस्वी के बाद 1500 ईस्वी पूर्व में 1600 ईस्वी पूर्व के बाद 1500 ईस्वी पूर्व में हमारी वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हो गया। मतलब हमने यहाँ देखा कि जो 1900 ईसा पूर्व है वहाँ हमारी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया और उसके बाद हमने 1800 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व और 1600 ईसा पूर्व इन जो तीनों सालों में इनमें विभिन्न परिवर्तन हुए और 1500 ईसा पूर्व से हमारी वैदिक सभ्यता का प्रारंभ माना जाता है। और फिर हमारी वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ और फिर उसके बाद हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो मुख्यतः 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के कालक्रम को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे महाजनपद काल होंगे जिनमें मुख्य रूप से हमारे मौर्य साम्राज्य होगा और ऐसे कई साम्राज्य होंगे, लेकिन मुख्य रूप से मौर्य साम्राज्य और हम अशोक के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब हम इस को स्टार्ट करते हैं कि जो सबसे पहले हमारी वैदिक सभ्यता आई या जो वैदिक काल आया उसका कालक्रम। अब जो वैदिक सभ्यता थी हमारी या वैदिक काल था जो हमारा, वो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। हमने देखा था कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो 1500 ईसा पूर्व से हमारी 600 ईसा पूर्व तक जो सभ्यता रही वो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो हमारी जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी और इसका कालक्रम था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हमारी वैदिक सभ्यता रही। अब जो हमारी वैदिक सभ्यता है उसे हम 2 भागों में बांटते हैं। तो 2 कौन कौन से भाग हैं? तो सबसे पहला जो भाग है वो ऋग्वैदिक काल और उसके बाद का जो काल है वो है उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल का कालक्रम है वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। मतलब 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक जो हमारी वैदिक सभ्यता रही तो उसमें से 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक हमारे ऋग्वैदिक काल का कालक्रम माना जाता है। और फिर है हमारा उत्तर वैदिक काल, तो 1000 के बाद 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक हमारा उत्तर वैदिक काल का कालक्रम माना जाता है। अब हमारा जो ऋग्वैदिक काल है उसमें हमारा एक प्रमुख वेद ऋग्वेद की रचना हुई। हमारे जो 4 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो सबसे पहला जो वेद है ऋग्वेद उसकी रचना हमारे ऋग्वैदिक काल में हुई। हम इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं क्योंकि काल का नाम भी ऋग्वैदिक काल है और हमारे वेद का नाम भी ऋग्वेद है। और जो उत्तर वैदिक काल है उसमें हमारे 3 वेदों की रचना हुई जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हैं। तो जो हमारी वैदिक सभ्यता रही वो 1500 से जो 600 ईस्वी पूर्व है वो रही। अब हम देखते हैं कि जो वैदिक सभ्यता की विशेषता या प्रमुख कुछ चीज़ें क्या थीं। तो हमारी जो वैदिक सभ्यता थी वो उसमें आर्यों का समाज था और आर्य थे विदेशी। विदेश से लोग आए और उन्हें आर्य कहते थे और उन्होंने एक सभ्यता की स्थापना की जो वैदिक सभ्यता हुई। तो वैदिक सभ्यता हमारी आर्यों का समाज था।
अब जो हमारे आर्य थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, कृषि और पशुपालन। ये कृषि और पशुपालन को विशेष महत्व देते थे। इनका प्रिय पशु घोड़ा था। हमने देखा कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उनका प्रिय पशु वृषभ था, क्योंकि हमें मोहरों से और विभिन्न प्रकार के मुद्रांकनों से वृषभ के होने के संकेत मिले थे। लेकिन इनका जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। इनके प्रिय देवता इंद्र थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवियों के अवशेष मिले हैं, परंतु जो इनके प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। और हमारी वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई। हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी उस टाइम तक लोहा नहीं था, या लोहे का पता ही नहीं था, उसकी खोज ही नहीं हुई थी। लेकिन हमारी वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई, और ये खोज जो हम पढ़ने वाले हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, इस टाइम पर जो राजा सरदारिया या जो राज्य थे उनमें इस खोज ने क्या बदलाव लाए या क्या भिन्नताएं आई इससे, और उनकी समृद्धि में इसका कितना ज़्यादा योगदान हुआ, वो हम देखेंगे आगे की वीडियो में। तो जो हमारे वैदिक सभ्यता था उसमें जाके क्या हुई थी, लोहे की खोज हुई थी। और जो वैदिक सभ्यता का समाज था वो पितृ प्रधान था या पितृ सत्तात्मक था। अब ये पितृ प्रधान समाज क्या होता है, तो जहाँ पिता या पुरुष को विशेषता दी जाती है या पुरुष का जिस समाज में महत्व होता है उसे पितृ सत्तात्मक या पितृ प्रधान समाज कहते हैं। तो हमारा जो वैदिक समाज था वो पितृ प्रधान समाज था। और इनकी नदी कौन सी थी, इनकी भी नदी सिंधु नदी थी। और यहाँ पर हमारी जो वैदिक सभ्यता है इसी में हमारी जाति व्यवस्था का प्रचलन हुआ। अब हमने देखा कि जो हमारी वैदिक सभ्यता है उसमें हमारे वेदों की रचना हुई, और हमारी वेदों में ही जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया है। हमारी वैदिक काल से जाति व्यवस्था प्रचलन हुई, और जिसका हमारे आगे के चैप्टर्स में बहुत बड़ा योगदान होगा। तो जो जाति व्यवस्था हम जो देखते हैं कि हमारे चार वर्ण बताए हमारे वेदों में, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों का है। और जिसमें ब्राह्मण का सबसे ऊंचा स्थान होता है, उसके बाद क्षत्रिय का, उसके बाद वैश्य का, और सबसे नीचा या सबसे जो निम्न वर्ग होता है वो शूद्र होता है। अब हमने इस चैप्टर की बेसिक नॉलेज तो समझ ली है। आइए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसका नाम है प्रिंसेप और प्रियदर्शी। हम इस चैप्टर में 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य का जो कालक्रम है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य का जो कालक्रम है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके इतिहास को जानेंगे। अब जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसके इतिहास के बारे में तो हमें कोई लिखित सामग्री नहीं थी। हमारी जो भी लिपि उनकी मिली उसको हम पढ़ नहीं सके। लेकिन हमारा जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी का कार्यक्रम है उसकी हमारी जो जानकारी है उसके सबसे जो इम्पोर्टेंट स्रोत हैं या सबसे जो प्रमुख स्रोत हैं वो हमारे अभिलेख हैं। अब अभिलेख क्या होते हैं, प्रश्न तो दिमाग में आएगा ही कि जो ये अभिलेख शब्द है या जो अभिलेख हैं वो क्या होते हैं। तो अभिलेख उन्हें कहते हैं जो किसी पत्थर, मिट्टी के बर्तन या धातु की सतह पर खुदे होते हैं, और कैसी कठोर सतह पर, जैसे पत्थर कठोर होता है, धातु कठोर होती है, और मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो कठोर होते हैं, और इन सतहों पर जो खुदे होते हैं उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। और अभिलेख क्यों बनवाए जाते हैं, तो जो लोग अभिलेख बनवाते हैं वो उसमें अपनी कोई क्रियाकलापों, कोई उपलब्धि, उनने कोई कार्य किया, कोई उपलब्धि प्राप्त की, तो उसके बारे में वर्णन करते हैं। अभिलेखों का निर्माण दान का जो विवरण है वो देने के लिए भी किया गया। मतलब लोगों ने किसी को दान दिया और उसका खुदवा दिया। आज हम अपने मंदिरों के बाहर भी देखते हैं कि कोई दान देता है तो उसकी जो दीवार पर एक पट्टी लगाकर खुदवा देते हैं, उन्हीं को अभिलेख कहते हैं। और किन्हीं अभिलेखों में उस टाइम की जो तारीख है वो भी लिखी मिली है, किन्हीं में देने वाले का नाम भी लिखा होता है। तो ऐसे अलग अलग अभिलेखों के प्रकार मिले हैं। अब एक और जो वर्ड है वो है हमारा अभिलेख शास्त्र। ये क्या होता है, अभिलेखों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। जो अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, अभिलेख शास्त्र कहते हैं।
अब हमें 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की जानकारी अभिलेखों के माध्यम से मिलती है। और मुख्यतः इस टाइम पर जनपद काल था, हमारा महाजनपद काल, जिसमें विभिन्न प्रकार के वंश हुए और जो प्रमुख वंश था उसका नाम था मौर्य वंश। और जो मौर्य वंश का सबसे मतलब जो महान शासक था वो था अशोक। और इसमें सबसे ज़्यादा हमें अशोक के अभिलेख लिखे हैं। हम पहले भी जान चुके हैं, ज़्यादातर लोगों को पता हुआ कि अशोक ने अभिलेख लिखवाया और इसकी प्रथा को अशोक ने ही प्रारंभ किया था। तो अशोक के अभिलेख मिलते हैं, और जो हमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में मिलते हैं सबसे ज़्यादा। तो अब पहले तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका था, इसलिए उस टाइम की मुख्यतः जानकारी विलुप्त थी। लेकिन अब जो हम पढ़ते हैं कि हमारे 1830 के दशक में, उस टाइम हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो हमारा 1830 का जो दशक था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी, किसने, अब हमने बोला कि ब्रिटिश शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप, क्या नाम है, जेम्स प्रिंसेप, ये नाम याद रखना बहुत आवश्यक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। अभी तक अर्थ नहीं निकला था, लेकिन हमारे 1830 के दशक में हमारे जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, उनने इन दोनों लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी, इन दोनों लिपियों का अर्थ निकाला। ठीक है, अब उनने अर्थ निकाल लिया। अब क्या लिखा था, तो जो अभिलेख थे उनमें मुख्यतः अधिकांश अभिलेखों में, ज़्यादातर अभिलेखों में क्या लिखा था, प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग था। प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, तो जो प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो प्रियदर्शी, जो प्रियदर्शी होता है उसका अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। मनोहर मतलब सुंदर, मन को आकर्षित करने वाली, मन को हरने वाली। तो जो मनोहर मुखाकृति, मुख की आकृति, मन को आकर्षित करने वाली मुख की आकृति वाला राजा, उसको उन्होंने क्या कहा, प्रियदर्शी कहा। तो प्रियदर्शी का अर्थ यदि आ जाता है तो हम लिखेंगे कि मनोहर मुखाकृति वाला राजा। तो जो प्रियदर्शी था उसका अधिकांश अभिलेखों में ये शब्द मिला। अब ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो ये शब्द अशोक, मौर्य साम्राज्य के एक बड़े सम्राट अशोक के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब मैंने अभी ये तो बता ही दिया था कि जो अभिलेख थे वो ज़्यादातर अशोक ने लिखवाए थे। तो उसमें उसने अपने नाम का उसको उस टाइम जो प्रजा थी या जो उनकी जनता थी वो शायद उन्होंने ये उपाधि दी होगी या उसकी ये उपाधि होगी प्रियदर्शी की, तो उसने उन अभिलेखों में लिखवाया। तो अधिकांश अभिलेखों में क्या लिखा मिला है, प्रियदर्शी, जिसका अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। और कुछ अभिलेखों में अशोक का नाम ही लिखा मिला है, मतलब कुछ में तो उसकी उपाधि लिखी मिली है, लेकिन कुछ अभिलेखों में उसका नाम अशोक डायरेक्ट यही लिखा मिला है। और अशोक क्या था उसमें, मतलब इस टाइप से बताया गया है कि अशोक सबसे जो प्रमुख राजा थे उनमें से एक था। अब जो अशोक के मैंने अभी ये भी बताया था कि जो अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि और प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा कौन सी भाषा होती थी, ऐसी भाषा जो जन सामान्य की भाषा होती थी। उस टाइम जो साधारण जनता थी वो जिस भाषा का प्रयोग करती थी उसे प्राकृत भाषा कहते थे। किस टाइम, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की। इस चैप्टर में हम जो भी बात करेंगे वो सारी बातें 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक की होंगी। तो जो अब इनमें हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर पूछ लिया जाए, अगर उन्होंने लिपि पूछा तो हमें प्राकृत नहीं लिखना है, तो हमें लिखना है ब्राह्मी और खरोष्टी, और अगर भाषा पूछा तो प्राकृत भाषा। अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग था और प्राकृत भाषा का प्रयोग था। अब जो अशोक के अभिलेख हमने ये पढ़ लिया। अब जैसे कि हमें ये पता चला कि जो 1830 के दशक में है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने इन दोनों ही भाषाओं का अर्थ निकाला। और जो हमारी ब्राह्मी लिपि है, मुख्यतः ब्राह्मी लिपि, उसको 1838 में पढ़ा। मतलब 1830 के दशक में इन दोनों ही भाषाओं का अर्थ निकाला, लेकिन जो ब्राह्मी लिपि है उसको उसने किस में पढ़ा, 1838 में उसको पढ़ लिया, मतलब उसका अर्थ निकाल लिया कि इसमें ये लिखा है।
अब पहले इन भाषाओं का अर्थ हमें पता नहीं था, तो उस काल की जो जानकारी थी वो हमारे पास कम थी, लेकिन जैसे ही हमें इन भाषाओं का पता चला तो हमें उन अभिलेखों से और सारी जानकारी प्राप्त हो गई और विभिन्न प्रकार की उनके बारे में बातें पता चली, तो हमारा जो ज्ञान था इतिहास का वो और बढ़ गया और उसने एक नया रूप ले लिया। तो ये जो खोज है, ये जो हमारी जो खोज हुई ब्राह्मी या खरोष्टी लिपि को जब पढ़ा गया तो इसका हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्व हुआ। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही था कि हमारे जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि है उसको 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था, और जो हमारी ब्राह्मी लिपि थी उसको मुख्यतः 1838 में पढ़ा गया था। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।